हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन विद एके की एक और नई वीडियो में, जहां हम वायुमंडल की संरचना के बारे में जानेंगे। यह भी जानेंगे कि वायुमंडल की अलग-अलग परतें हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव डालती हैं। इसी वीडियो की सीरीज में हम एटमॉस्फेयर से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना न भूलें ताकि फ्यूचर में हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सबसे पहले वायुमंडल क्या होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो पृथ्वी के चारों तरफ का वह घेरा है जिसके अंदर अलग अलग गैसेस पाई जाती हैं। अलग अलग गैसेस पाई जाती है, या हम नॉर्मली कह सकते हैं कि जिस घेरे के अंदर एयर मिलती है, वायु मिलती है हमें, उसी घेरे को, उसी आवरण को, उसी कंबल को हम कहेंगे पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल आखिरकार फैला कितनी हाइट तक है, कितनी ऊंचाई तक हम देख सकते हैं, कितनी ऊंचाई तक हमें गैसेस मिलेंगी। तो वह ऊंचाई है दोस्तों 560 किलोमीटर। यानी कि वह सतह जहां पर आप रहते हैं, हम रहते हैं, उससे 560 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक अगर हम जाते हैं तो वहां तक हमें एयर के या गैसेस के ट्रेसेस मिलेंगे। एटमॉस्फेयर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह सूर्य से आने वाली ऊष्मा को, सूर्य से आने वाली एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल जैसे कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां भी इसी सतह में होती हैं। इसके बाद यह हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो हानिकारक किरणें आती हैं सूर्य की पृथ्वी के ऊपर, हमारे जीवन को यह उन हानिकारक किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। यह पृथ्वी के ऊपर जीवन को बचाता है और जीवन को पनपने में मदद करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के वायुमंडल में क्या-क्या घटनाएं होती हैं, इसकी क्या-क्या लेयर्स हैं, क्या कौन-कौन सी परतें हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कौन-कौन सी गैसेस पाई जाती हैं और उनसे रिलेटेड कौन-कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में कवर किए जाते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल अलग-अलग गैसेस के मिक्सचर से भरा हुआ है, जिसको हम एयर या वायु भी कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसका प्रतिशत 78% है। सेकंड सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस आर्गन है, जो कि 0.09% पाई जाती है। अगर दोस्तों आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन करें, फर्स्ट और सेकंड के अमाउंट बहुत ज्यादा है और थर्ड के अमाउंट फर्स्ट के कंपैरिजन में और सेकंड के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम अमाउंट देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अमाउंट 0.03% है। इसके बाद जो बाकी के जो हिस्से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। नाइट्रोजन 78% सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, वाटर वेपर्स 10,000 ppmv। अब हमें पता करना है कि ppmv क्या होता है। पार्ट्स पर मिलियन बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम के अनुसार 10 लाख हिस्सों में से किसी कण के, किसी पार्ट के कितने हिस्से पाए जाते हैं, उसको हम ppmv कहते हैं। यानी कि अगर 10 लाख कण पाए जाते हैं गैसेस के, तो उसमें से 10,000 कण आपके वाटर वेपर्स के होंगे। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड 350 ppmv, ओजोन पृथ्वी की सतह के पास 0 और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर 10 ppmv पाई जाती है। मीथेन की अगर हम अमाउंट देखें तो 1.7 ppmv है। अब यहां से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाते हैं जनरली एग्जाम में। सबसे पहले सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस का नाम, तो वो है आपकी नाइट्रोजन। दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस का नाम वो है आपका ऑक्सीजन। इसके बाद दोस्तों कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी नोबल गैस है जो पृथ्वी के वातावरण में, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो उस नोबल गैस का नाम है दोस्तों आर्गन। बाकी दूसरी नोबल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सभी भी पाई जाती हैं, बट उन सभी में आर्गन की अमाउंट सबसे ज्यादा है, जो कि है 0.9%। इसके बाद
नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम जानेंगे। नाइट्रोजन पर्यावरण में 78% मौजूद है और यह सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। पर हमारे जीवन के ऊपर नाइट्रोजन साइकिल का क्या प्रभाव पड़ता है, नाइट्रोजन हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे शरीर में पाए जाने वाले, हमारी बॉडी में पाई जाने वाला प्रोटीन भी नाइट्रोजन का ही एक रूप है और यह कहीं ना कहीं हमें उसी पर्यावरण, उसी वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन से ही मिलता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी से इसको पौधे ग्रहण करते हैं, पौधे से इसको जानवर और ह्यूमन बीइंग ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन प्रोटीन की फॉर्म में होती हुई हमारे तक पहुंच जाती है। इसके बाद जब भी कोई एनिमल की या ह्यूमन बीइंग की बॉडी डिके होती है तो उससे ये वापस से मिट्टी में मिल जाती है। इस प्रकार से यह एक नाइट्रोजन साइकिल की प्रोसेस चलती रहती है, जहां वातावरण से मिट्टी में और वापस मिट्टी से वातावरण में नाइट्रोजन मिलती रहती है। इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम सबसे पहले प्रेशर को जाने, प्रेशर होता है दोस्तों फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया के अंदर कितना फोर्स लगाया जाता है वही उसका, उस स्थान का प्रेशर कहलाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक यूनिट एरिया के अंदर उस वहां पर उपस्थित वायु के द्वारा कितना दबाव लगाया जाता है, कितना फोर्स लगाया जाता है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब आप इस चित्र में देखिए, जो नीचे की सतह है वहां पर गैसेस मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है और गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज पाए जाते हैं। क्लोज पाए जाते हैं इस वजह से यहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे अगर हम सतह से ऊपर की तरफ जाएं, गैसेस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी, उनका जो घनत्व है वो कम होता जाएगा और इस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अमाउंट भी कम होती जाएगी। तो यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नीचे की सतह पर वायुमंडलीय दबाव ज्यादा होता है और अगर हम ऊपर की लेयर्स में जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव की अमाउंट कम होती जाती है। इसके बाद प्रेशर को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? अगर आप समुद्र की सतह पर खड़े हुए हैं तो उस समय पर आप पर लगने वाला प्रेशर 9800 न्यूटन के बराबर होगा, जो कि एक छोटी कार के वेट के बराबर है। प्रेशर किस प्रकार से चेंज होता है? अगर हम जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले यहाँ पर आपका प्रेशर लगभग 1000 मिलीमीटर ऑफ बार था। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते गए ये जो प्रेशर की अमाउंट है ये 1000 से डिक्रीज होकर 200 तक रह गई। इसका रीजन दोस्तों यही है कि जो डेंसिटी है, जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनका नंबर पर यूनिट एरिया के अंदर नीचे ज्यादा है और आपको यहाँ पे देखिए जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से दूर स्थित है। इस वजह से डेंसिटी कम हो जाती है और डेंसिटी घटने के साथ साथ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी डिक्रीज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर कैसे करें? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। बैरोमीटर के अंदर मरकरी यूज की जाती थी, बट मरकरी एक पॉइजनस केमिकल है, इस वजह से मरकरी का यूज हमने छोड़ दिया। उसकी जगह हमने एनेरॉइड्स बैरोमीटर्स का यूज किया। एनेरॉइड्स बैरोमीटर क्या होते हैं? एनेरॉइड बैरोमीटर्स ऐसे पैरामीटर होते हैं जहां पर हम प्रेशर को मेजर करने के लिए किसी भी लिक्विड का यूज नहीं करते, यानी कि यहाँ पर मरकरी का यूज नहीं किया जाता। मरकरी पॉइजनस था, इसी वजह से एनेरॉइड बैरोमीटर का यूज किया गया। सबसे पहले 1844 में फ्रेंच साइंटिस्ट लोइनविडी के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया। एंड्रॉइड बैरोमीटर के अंदर कौन सा एलॉय यूज किया जाता है? तो एलॉय यूज किया जाता है दोस्तों बेरिलियम और कॉपर से बना हुआ। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं? तो जब भी ये क्वेश्चन आता है, एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं बेसिकली, जहां पर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और सबसे आउटरमोस्ट लेयर एक्सोस्फेयर। अगर इन्हीं को अगर हिंदी में हम जाने तो शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये कुछ मुख्य रूप से परतें हैं पृथ्वी की जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को शोभ मंडल भी कहा जाता है। अब सौरमंडल हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका रीजन क्यों है? क्योंकि हम जिस सीमा के अंदर रहते हैं, वायुमंडल की जिस लेयर के अंदर हम रहते हैं वह ट्रोपोस्फेयर या सौर सीमा ही है।
तो जानते हैं सौरमंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो जनरली एग्जाम में कवर किए जाते हैं। सबसे जो पतली परत है और सबसे नीचे की जो परत है उसको सौरमंडल या ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं और ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही हम रहते हैं। ध्रुवों के ऊपर इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है और जो भूमध्य सागर रेखा है वहां पर इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर है। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं, जितना भी एटमॉस्फेरिक मास पाया जाता है उसका 90% मास इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही लाई करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जो गैसेस हैं, गैसेस के ज्यादातर जो हिस्से हैं वो आपके सौरमंडल के अंदर ही हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे अगर हम हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आप यहाँ से अगर हिमालय जाएं, माउंटेन्स के ऊपर जाएं तो उसकी एल्टीट्यूड इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होगा। अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहां पर 6 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ जाएगा। तो अगर आप माउंट एवरेस्ट को देखें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,500 किलोमीटर से ज्यादा 8.5 किलोमीटर से ज्यादा है। तो अगर हम इसमें देखें तो आपका लगभग 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आएगा आपके टेम्परेचर में और माउंट एवरेस्ट के टेम्परेचर में। जो वेदर की सारी कंडीशन है वो यही होती है, बादल का बनना, बारिश का होना, तूफान आना, आंधी आना। तो इस वजह से दोस्तों इसको मोस्ट डिस्टर्ब्ड लेयर का नाम भी दिया जाता है। यानी कि डिस्टरबेंस की जितनी भी एक्टिविटीज हो सकती हैं किसी वायुमंडलीय परत में, उसमें से सबसे ज्यादा एक्टिविटीज ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं। इस वजह से इसके अंदर विमान उड़ाने में कठिनाई का महसूस करते हैं, क्योंकि अगर डिस्टरबेंस होगा बार बार तो उसकी वजह से विमान को आगे बढ़ाने में दिक्कत आएगी। ट्रोपोस्फेयर और इससे जो नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसकी जो सीमा है उसको हम ट्रोपोपाज बोलते हैं, सौभ सीमा। यानी कि सौभ मंडल और समताप मंडल की जो बीच की सीमा है उसको हम सौभ सीमा कहते हैं। दूसरा जो हमारा लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अगर बारे में हम जानेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में है, कम डेंस है। जहां पर अगर हमें याद हो कि सौरमंडल के अंदर 90% गैसें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर सौरमंडल की बजाय ट्रोपोस्फेयर की बजाय इसकी डेंसिटी कम होती है, कम वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। जहां पर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता था। आपको याद हो कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, माउंट एवरेस्ट आपका ट्रोपोस्फेयर में है। आपके स्थान से अगर आप माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट के बाद 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर में अगर आप जाएंगे तो हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जहां पर वेदर की सारी कंडीशन आपके ट्रोपोस्फेयर में होती है, यहाँ पर कोई भी वेदर की एक्टिविटी नहीं होती, और वेदर एक्टिविटी न होने की वजह से एरोप्लेन उड़ाना सबसे आसान रहता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में कवर किया जाता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो समताप मंडल। जो समताप मंडल है आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके अंदर एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर हमारे लिए क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें जो प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो लेयर ओजोन परत, ओजोन लेयर, वो भी इसी के अंदर पाई जाती है। इसकी जो अपर बाउंड्री है, इसकी जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर की सीमा है, उसको स्ट्रेटोपोज भी बोलते हैं, समताप सीमा। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे उस लेयर के बारे में जो हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के अंदर 1970 में पहली बार नोटिस किया गया था कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर के अंदर छेद होता हुआ जा रहा है, वो पतली होती हुई जा रही है। और सबसे बड़ा जो होल है वो ऑब्जर्व किया गया था सितंबर 24, 2006 में। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर के अंदर छिद्र या होल कहाँ ऑब्जर्व किया गया, तो आपका आंसर हो अंटार्कटिका के ऊपर। तो वहां पर वो क्वेश्चन देगा आपको पोल्स के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, तो आपका आंसर हो अंटार्कटिका। इसके बाद ये जो छेद है, ये जो होल है, ये किस वजह से होता है? वो होता है बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ओजोन लेयर्स आपस में किस प्रकार से अफेक्टेड होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFCs भी कहा जाता है। जनरली ये एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेटर से, एयरसोल स्प्रे कैन से, या जो क्लीनिंग पार्ट्स होते हैं उनसे निकलती हैं। लंदन के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था 1991 में, जिसमें 90 से ज्यादा देशों ने यह बात
सहमति के साथ मानी थी कि वो फ्यूचर के अंदर सीएफसीज को प्रोड्यूस कम मात्रा के अंदर करेंगे और उसके ऊपर बैन लगाएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन किस प्रकार से अफेक्टेड होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो आपकी ओजोन है, ओजोन O3 की फॉर्म में पाई जाने वाली ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रोप है। जो O3 है वो टूट जाता है O में और O2 में, डाइऑक्सीजन में। और बच्चों डाइऑक्सीजन के पास यानी ऑक्सीजन के पास एबिलिटी नहीं होती कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको वो रोक सके। और अगर ओजोन को रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन से तो वो रोक नहीं पाएंगे और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, जो यूवी रेज हैं, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री कर जाएंगी। उसके बाद यह हमारे जीवन के ऊपर बुरा प्रभाव डालेंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, उस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाने वाली ओजोन लेयर हमारे जीवन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद वह दूसरी घटना जो वायुमंडल के अंदर होती है वह है दोस्तों एसिड रेन। एसिड रेन बेसिकली क्या होती है? एसिड रेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। एसिड रेन सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म्स होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड ही एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल हैं। ये एमिट होती हैं फैक्ट्रीज से, फिर ये डिपॉजिट हो जाती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर। वाटर ड्रॉपलेट्स बारिश जैसे ही आती है, बारिश के साथ एसिड की ये पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं और हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब हमारे जीवन के ऊपर ये क्या क्या प्रभाव डालते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो आपके वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि आपकी नदियां हैं, झरने हैं, नाले हैं, उनका जो पानी है वो भी आपका एसिडिफाइड हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, वो खराब हो जाते हैं इसकी वजह से। तो आगरा के अंदर जो हमारा मॉन्यूमेंट है ताजमहल है, ताजमहल के ऊपर एसिड रेन की वजह से काफी बैड इफेक्ट पड़े हैं। वो पहले जितना सफेद मार्बल उसका चमकता था वैसी चमक आज नहीं रही। उसके पीछे एसिड रेन ही रिस्पॉन्सिबल है। और वहां पर एसिड के डिपॉजिट होने का मुख्य रीजन आगरा में लगी अलग अलग फैक्ट्रियां व मथुरा गैस रिफाइनरी है। मथुरा तेल रिफाइनरी, मथुरा के अंदर एक तेल शोधन कारखाना है जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी अमाउंट के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होते हैं। अगर हम अगली परत के बारे में बात करें तो वह है मध्यमंडल मिजोस्फेयर। मिजोस्फेयर की हाइट लगभग 80 किलोमीटर है। गैसेस कम मात्रा के अंदर पाई जाती हैं। टेम्परेचर वापिस से डिक्रीज होता है। जहां पर आपको याद हो स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के अंदर डिक्रीज हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर इंक्रीज हुआ, मिजोस्फेयर के अंदर वापिस से डिक्रीज हुआ। इसके अंदर भी एक लिटिल अमाउंट के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी पाई जाती है। बट मुख्य रूप से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम करेंगे ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है और यह स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट मिजोस्फेयर के बारे में। मिजोस्फेयर हमारे लिए क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों उल्का पिंड जब गिरते हैं तो उल्का पिंड से हमारी पृथ्वी को जो प्रोटेक्ट करता है वो मिजोस्फेयर ही है। उल्का पिंड जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो मध्यमंडल में पहुंचकर, मिजोस्फेयर में पहुंचकर ये जल जाते हैं और राख बन जाते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़े जान माल की हानि से बचाता है हमें मिजोस्फेयर, मध्यमंडल। नेक्स्ट आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की ऊंचाई लगभग 600 किलोमीटर तक है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, इसलिए इसका नाम थर्मोस्फेयर है। बहुत सारे सोलर रेडिएशन को यह जो परत है, ये जो लेयर है वो ऑब्जर्व करती है। यहाँ का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह इसके अंदर एक टेंडेंसी पाई जाती है कि यह रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है। साथ साथ इसके अंदर अगर हम देखें तो जो स्पेस शटल होते हैं, स्पेस शटल यहाँ पर ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते हैं। तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर 1500 या 1800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसमें ऑब्जर्व किया गया है। इसके बाद एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर सबसे बाहरी परत होती है। इसके अंदर सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। उन सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है टेलीविजन शो देखने के लिए, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, डाटा हैंडलिंग के लिए, फोटोज देखने के लिए, वेदर की रिपोर्ट किस समय पर
किस स्थान का मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में जानने में हमें सैटेलाइट मदद करते हैं, और सैटेलाइट आपके एग्जोस्फीयर के अंदर ही पाए जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हम टेलीफोन कॉल करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके अंदर भी एग्जोस्फीयर का ही रोल होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आता है तो आप इसका ध्यान रखें कि सबसे जो बाहरी परत है वो आपकी एग्जोस्फीयर है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से वायुमंडल की विभिन्न परतों को जानने की कोशिश की, यह समझने की कोशिश की कि उनकी विभिन्न परतों का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव है। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।